नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं WWE की, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ रिंग में दो पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये तो मनोरंजन की एक पूरी दुनिया है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बिल्कुल शुरू से लेकर कैसे ये सालों में बदला, कौन बड़े सितारे आए और हाँ, आगे क्या होने वाला है, इस सब पर नजर डालती है। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे मतलब एक छोटी सी शुरुआत से WWE आज पूरी दुनिया में छा गया है और आगे क्या हो सकता है। ये खेल और कहानी का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले 1953 में। कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन, CWC नाम था। हाँ, CWC। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो शायद 80 के दशक में हुआ, जब विंस मैकमोहन जूनियर आए और उन्होंने इसे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन मतलब WWF का रूप दिया। और उसी वक्त केबल टीवी भी आ रहा था, तो बस लोकप्रियता एकदम आसमान छू गई। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि विंस मैकमोहन ने इससे सिर्फ कुश्ती नहीं रहने दिया, ये उनका विजन था। उन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया। मतलब इसमें एक्शन तो था ही जबरदस्त, लेकिन साथ में ड्रामा, बड़ी बड़ी कहानियां और ऐसे किरदार जो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ थे। अच्छा। और केबल टीवी ने, जैसा आपने कहा, इस नए फ्लेवर को हर घर तक पहुंचा दिया। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स फैंस के लिए नहीं रहा, पूरा परिवार देखने लगा। फिर तो वो दौर आया जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया है। 80s में हल्क होगन, अल्टीमेट वॉरियर, माचो मैन रैंडी सैवेज, ये नाम हर किसी की जुबान पर थे। बिल्कुल आइकॉनिक। और 90s वो तो एटीट्यूड एरा देकर आया। यहां बात और दिलचस्प हो जाती है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, द अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ये वो टाइम था जब एंटी हीरोज का जमाना आया। कहानियां थोड़ी ज्यादा तीखी, थोड़ी ज्यादा एडल्ट हो गई, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसने खासकर जो युवा दर्शक थे ना, उनको अपनी तरफ खींच लिया। वो कनेक्ट कर पा रहे थे। और हाँ, एक बात और, 2002 में वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ कुछ कानूनी पंगा हो गया था, नाम को लेकर, WWF नाम पर। हाँ, वो एक लीगल बैटल थी, तो नाम बदलना पड़ा और ये WWE बन गया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। लेकिन देखिए, इन सितारों का असर सिर्फ रिंग के अंदर नहीं था, ये तो पॉप कल्चर के बहुत बड़े चेहरे बन गए थे। सही बात है। फिल्में कर रहे थे, म्यूजिक वीडियो में आ रहे थे, वीडियो गेम्स में थे, मतलब हर तरफ इनकी छाप थी। और ये WWE की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी था कि सिर्फ रेसलिंग फैंस तक नहीं रुकना है, एक बड़े मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचना है। तो WWF से WWE नाम बदलना भी आप कह सकती हैं एक तरह की रीब्रांडिंग थी, जिससे कंपनी और ज्यादा प्रोफेशनल लगी और इसका विकास रुका नहीं। और आज देखिए WWE कहाँ है, $1 अरब की मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। इनके जो शोज हैं, रॉ, स्मैकडाउन, NXT, वो 180 से ज्यादा देशों में देखे जाते हैं। सोचिए जरा, 180 देश। इनका अपना स्ट्रीमिंग नेटवर्क था पहले, WWE नेटवर्क, वो अब अमेरिका में पीकॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मिल गया है। और सितारों की बात करें तो वो विरासत जारी है। मतलब द रॉक, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना जैसे दिग्गजों के बाद अब रोमन रेंस हैं, ब्रॉक लेसनर बीच बीच में आते रहते हैं, सेथ रॉलिन्स, और विमेंस डिवीजन में रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर जैसे बड़े नाम हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ टीवी शोज नहीं हैं, इन सितारों की हॉलीवुड तक पहुंच है। द रॉक आज दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार्स में से एक है। जॉन सीना भी वही हैं। इससे ब्रांड की वैल्यू और बढ़ती है और भारत जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं वो इनके लिए बहुत बहुत अहम है। यहाँ पर खास लोकल शोज होते हैं, हिंदी में कमेंट्री होती है, और आप यूट्यूब वगैरह पर व्यूज देखें तो करोड़ों में है। ये दिखाता है कि भारत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, मुकाबला भी तो बढ़ रहा है। AEW, ऑल एलीट रेसलिंग जैसी नई कंपनियां आई हैं जो सीधी टक्कर दे रही हैं। तो ऐसे में WWE क्या कर रहा है, उनकी क्या रणनीति है? हमने देखा है कि वो पुराने बड़े नामों को वापस लाते रहते हैं फैंस को खुश करने के लिए। हाँ, नॉस्टैल्जिया फैक्टर। और कहानी पर, स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर जैसे नए टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर लोगन पॉल जैसे बाहरी सेलिब्रिटी को भी ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो जबरदस्त है ही। और हाँ, 2025 से नेटफ्लिक्स के साथ भी तो एक बहुत बड़ी डील हुई है इनकी। हाँ, नेटफ्लिक्स डील बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि ये सब मिलकर कैसे काम करेगा। प्रतिस्पर्धा तो इंडस्ट्री के लिए अच्छी होती है, वो सबको बेहतर बनाती है। WWE का भविष्य शायद इसी संतुलन पर टिका है
एक तरफ तो पुराने फैंस को नॉस्टैल्जिया देना, जैसे आपने कहा, लौटते हुए सितारे, हाँ, और दूसरी तरफ नए दर्शकों को इनोवेशन से जोड़ना, नई प्रतिभा, नई तकनीक और नेटफ्लिक्स जैसी डील। ये नेटफ्लिक्स वाली डील खास तौर पर ये दिखाती है कि वो अब पारंपरिक टीवी से भी आगे बढ़कर जो ग्लोबल स्ट्रीमिंग ऑडियंस है उसको सीधे टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब पूरी कहानी का सार क्या है? एक छोटी सी क्षेत्रीय कुश्ती कंपनी से शुरू होकर WWE आज मनोरंजन की दुनिया का एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है, जो लगातार बदल रहा है, नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश रहा है। ये एथलेटिक्स, ड्रामा और बिजनेस का एक बहुत ही अनोखा और कामयाब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को सोचते हुए मेरे जहन में एक सवाल आता है। जिस तरह से WWE अब सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पे इतना जोर दे रहा है और नेटफ्लिक्स जैसे प्योर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है, क्या भविष्य में ये जो स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट है और जो एथलेटिक इवेंट है, इसके बीच की लकीर और भी ज्यादा धुंधली हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर आम दर्शक के लिए कुश्ती की जो परिभाषा है वो कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है।